नीट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम रिवीजन विथ एमसीक्यू के तहत क्लास 11th की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 6 पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय को समझने के लिए या इस अध्याय के एमसीक्यू पर चर्चा करने से पहले आपको 4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक है वो अपक्षय, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अपक्षय का अर्थ होता है टूट फूट क्रिया। यह क्रिया अस्थैतिक होती है, अर्थात ये अपने स्थान पर ही होगी। अपरदन एक गतिशील क्रिया होती है। इसमें घर्षण का काम होता है। परिवहन, जब अपक्षय के कारण टूट फूट क्रिया होने से जो मलबा जमा होता है और ये मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो इसे परिवहन कहा जाता है। निक्षेपण का अर्थ होता है जमाव। इसमें यदि हम दो स्थान लेते हैं ए और बी, और यदि ए स्थान का मलबा परिवहन होते हुए बी स्थान पर जाकर जमा हो जाता है तो इसे निक्षेपण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपरदन के कितने दूत हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा C5। इसका जो पहला दूत है वो है प्रवाहित जल, दूसरा है पवन, तीसरा है हिमनद, चौथा है भौम जल और पांचवा है समुद्री तरंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलखंड को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा B, भूदृश्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, भू आकृति के विकास में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा C3। किसी भी भू आकृति का विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। उसमें पहला जो अवस्था होता है उसे युवावस्था कहा जाता है। जो दूसरा अवस्था होता है उसे प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, और जो तीसरा अवस्था होता है उसे वृद्धावस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रवाहित जल का रैखिक प्रवाह क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा B, नदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नदियां सर्वाधिक आक्रामक किस अवस्था में होती है? तो इसका जवाब है A, युवावस्था में। क्योंकि नदियों का जो उद्गम स्थल होता है वो कोई ऊंचाई पर होता है, जिसके कारण यहां पर प्रवणता बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों उच्च होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर नदियाँ काफ़ी आक्रामक हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सी स्थलाकृतियाँ नदियों के युवा अवस्था में बनती है? तो इसका जवाब होगा D, भी आकार की घाटी। बाकी जितने हैं नदी विसर्ग, प्राकृतिक तटबंध और गोखुर झील का निर्माण इसके वृद्धा अवस्था में होती है। वृद्धावस्था में नदियों में मलबा अत्यधिक हो जाने के कारण नदियां टेढ़ी मेढ़ी रूप से बहना शुरू करती है, और जो टेढ़ा मेढ़ा रूप है इसे ही विसर्ग कहा जाता है। ये विसर्ग जब ज़्यादा विकसित हो जाती हैं
गोखुर झील का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, जलप्रपात का निर्माण नदियों के किस अवस्था में होता है? तो इसका जवाब है ए, युवा अवस्था में। यहां स्पष्ट कर दूं, किशोरावस्था मानव के उम्र को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नदी अपर्दन के द्वारा बने मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब होगा बी, पेनी प्लेन। नदियों के वृद्धावस्था में चट्टानों के अवशेष बचते हैं, उन्हें मोना डोनाक कहा जाता है। जबकि किसी पर्वत के सतह पर मलबा रहित क्षेत्र को पेडीमेंट कहा जाता है। या मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थित मैदान को पेडीप्लेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नदी विभाजक स्पष्ट रूप से किस अवस्था में दिखती है? इसका जवाब होगा बी, प्रौढ़ा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10 है, नदी के युवा अवस्था में किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? इसमें गार्ज, कैनियन और अवनमन कुंड सभी का निर्माण होता है। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हम जोड़ेंगे ई, सभी। गॉर्ज का निर्माण कठोर चट्टानों में होता है। कैनियन का निर्माण अवसादी चट्टानों में होता है। अवनमन कुंड का संबंध जलप्रपात या झरना से होता है। जब झरना किसी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो इस झरने में प्रवणता बल अधिक होने के कारण इसमें जल का जो दाब होता है यह अत्यधिक होता है, जिसके कारण यह जो सतह क्षेत्र होता है वहाँ पर कुछ अंदर के क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से एक गोलाकार क्षेत्र का निर्माण करता है। ये जो गोलाकार क्षेत्र का निर्माण करता है अंदर की ओर, इसे ही अवनमन कुंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारंभिक बाढ़ मैदान या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह निम्न में से कहाँ प्राप्त होंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, नदी वेदिका। नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में दो प्रकार से गिरती हैं, एक ढाल तीव्र होता है और एक में ढाल कम तीव्र होता है। ढाल तीव्र में हमेशा नदियाँ कुछ इस प्रकार से सीधा गिरेंगे, ठीक है। जब नदियाँ सीधा गिरेंगी तो इसे जलप्रपात कहा जाता है। लेकिन जब ढाल कम हो, यदि नदी कुछ इस प्रकार से गिर रही है तो इसे क्षिप्रिकाएं कहा जाता है। जब नदी प्रवाहित होती है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा या अवसाद भी साथ में लाती है। ये मलबा और अवसाद को जलोढ़ कहा जाता है। जब ये जलोढ़ पर्वतीय क्षेत्रों में एक शंकु के रूप में जमा होती है तो उसे जलोढ़ पंख कहते हैं। और यदि ये जलोढ़ समुद्री क्षेत्रों में शंकु के आकार में यदि जमा होगी तो इसे डेल्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ते रहता है। डेल्टा, दूसरा इसका निक्षेप व्यवस्थित होता है, तीसरा इनका जरूर स्तरित होता है। ये तीनों विकल्प सही है, एक विकल्प आपका गलत है, डी, नदी वितरिकाओं की लंबाई घट जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी के वृद्धावस्था में होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, सभी। वृद्धावस्था में प्राकृतिक तटबंध का भी निर्माण होता है, विसर्प का होता है और डेल्टा का मैदान का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, काष्ठ स्थलाकृति। क्वेश्चन नंबर 15 है, काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों में होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, चूना पत्थर। इस चूना पत्थर को लाइम स्टोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, काष्ठ क्षेत्र में पाए जाने वाले छिद्र जो ऊपर से वृत्ताकार तथा नीचे से कीप के रूप में, कीप के भांति होते हैं, क्या कहलाते हैं? बी, घोल रंध्र। जब घोल रंध्र में निपात होगा या वो धंस जाएगा तो उससे जो निर्माण होगा वो होगा डोलाइन। और डोलाइन का विस्तृत रूप युवाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, काष्ठ क्षेत्रों में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक रह जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, लैपिस। लैपिस युवाल में पाया जाता है, जबकि स्टेलिकटाइट, स्टेलिगमाइट व स्तंभ का निर्माण आपका काष्ठ गुफा में होता है। जब घुलन प्रक्रिया के कारण चूना पत्थर गुफा में ऊपर से नीचे की ओर लटकते हैं तो इसे स्टेलिक टाइट कहा जाता है। काष्ठ गुफा में घुलन क्रिया के कारण गुफा के सतह से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे स्टेलिगमाइट कहा जाता है। और जब स्टेलिकटाइट और स्टेलिगमाइट आपस में मिल जाते हैं तो उसे स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, गंगोत्री। पूरी हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा आपस में मिलती है और ये फोर्ट एक ग्लेशियर या हिमनद का उदाहरण है। तो इसका जवाब हो जाएगा 18 का बी, गंगोत्री हिमनद। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन हिम के अपरदन से बनी स्थलाकृति नहीं है? तो उसका जवाब हो जाएगा डी, एस्कर। एस्कर हिम के निक्षेप से बनी हुई स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन हिमनद के या हिम के अपरदन से बनी स्थलाकृति नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, एस्कर। एस्कर का निर्माण हिमनद के निक्षेपण से संबंधित है। हिमनद के कारण यदि किसी पर्वत में कुछ इस प्रकार से कुछ कटाव का क्षेत्र का निर्माण होता है तो ये जो कटाव है इसे ही सर्क कहा जाता है। और यदि किसी पर्वत में दोनों दिशाओं में या दो क्षेत्रों में यदि सर्क का निर्माण हो जाए तो उससे बनी स्थलाकृति को हॉर्न
कहते हैं। जबकि अपरदन के कारण जब हिमनद पर्वतीय क्षेत्रों में यू टाइप का घाटी का निर्माण यदि होता है तो उसे हम यू प्रकार की घाटी या यू आकार की घाटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन हिम के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन देने में गड़बड़ हो गया है, इसलिए यहाँ पर एक एक ऑप्शन को ही हम लोग समझ लेते हैं। अरेट का अर्थ होता है हिम अपर्दन के कारण बनी तीक्ष्ण या तीखे ढाल वाली स्थलाकृति अरेट कहलाती है। जबकि फ्योर्ड जब हिमनद समुद्री तट के पास जब मिलता है, तब जब हिमनद समुद्री तट के पास मिलता है तब यहाँ फ्योर्ड का निर्माण होता है। जबकि ड्रमलिन निक्षेपण के क्रम में जो चट्टानों के जो गोलाकार अवशेष बच जाते हैं उसे ड्रमलिन कहा जाता है। जबकि लटकती घाटी का संबंध यू आकार की घाटी से होता है। जब यू आकार की घाटी में जब एक सहायक यू आकार की घाटी मिलती है तो जो सहायक यू आकार की घाटी आकर मिलती है उसे ही लटकती घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपरदित पदार्थ जब सागरीय किनारों पर जमा होती हैं तो उसे क्या कहते हैं। इसका जवाब है ए पुलिन। इस समुद्री क्षेत्र हुआ, ये हमारा स्थल भाग हुआ, ये जल भाग हुआ या समुद्री क्षेत्र हुआ। तो जो इसका अपरदित पदार्थ जो यहाँ पर जमा होते हैं उसे पुलिन कहा जाता है। जबकि जब ये अपरदित पदार्थ जल क्षेत्र में जब जमा होते हैं तो उसे रोधिका कहा जाता है। और जल क्षेत्र में जब ये रोधिकाएं घूम जाती हैं, इस प्रकार से घूम जाती हैं तो इसे स्पिट कहा जाता है। और जब इस स्पिट में एक और रोधिका का जब निर्माण होता है और बीच में जो जल क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, इसे ही लैगून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, समुद्री तरंग के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति निम्न में कौन सी है। तो इसका जवाब हो जाएगा डी टिब्बे। टिब्बों का निर्माण बालू से होता है। समुद्री तरंगों के कारण जब चट्टानों का कटाव होता है और वो कटाव बिल्कुल सीधा हो या 90 डिग्री के आसपास हो तो उसे भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगों के कारण चट्टान का कटाव यदि स्तंभ नुमा आकृति में हो तो इसे स्टैक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, समुद्र तट के किनारे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा बी मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन का भारत में उदाहरण है सुंदरवन का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, मरुभूमि में उथली जल वाले झीलों को क्या कहा जाता है। उन झीलों को कहा जाता है पलाया। और जब पलाया में जल वाष्पीकृत होकर सूख जाता है, जिसके कारण यहाँ पर नमक के सफ़ेद सफ़ेद परत दिखाई देती है, उस स्थिति या उसको कल्लर झील कहा जाता है। जबकि इंसेलबर्ग मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों का कटाव होने के कारण गुंबदाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे इंसेलबर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, नवचंद्राकार बालू के टिब्बे जिनकी भुजाएं पवन की दिशा में निकली होती है उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है बरखान। बरखान का निर्माण अर्ध चंद्राकार रूप में होता है, जबकि सीफ का निर्माण
सीप का भी निर्माण अर्धचंद्राकार में होता है, लेकिन इसमें दोनों बरखान में दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि सीप में एक भुजा लंबी जबकि दूसरी भुजा छोटी होती है। छतरा का निर्माण चट्टानों के अपर्दन के कारण होता है। यह कमोबेश मशरूम के जैसे दिखने में लगते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे का निर्माण प्रचलित पवनों के समकोण पर होता है।